गुड मॉर्निंग। आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ में ऑनलाइन क्लासों में छात्रों आपका स्वागत है। आज हम अरस्तु के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अरस्तु का जो जीवन काल है, जीवन का जो परिचय है, उसमें अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व मकदूनिया के तट पर स्टिगिरा नामक स्थान पे हुआ और जब उनका जन्म हुआ तब से ही उनका जो पालन पोषण था बड़ा अच्छे तरीके से एक अच्छे संपन्न परिवार में उनका जन्म होने की वजह से उनका पालन पोषण बड़े अच्छे तरीके से हुआ। होने के बाद में उन्होंने जब एंथस में प्लेटो के बारे में एंथस था और एंथस में जो प्लेटो थे जो अरस्तु के गुरु थे, बाद में गुरु बन गए और जब गुरु थे प्लेटो की कीर्ति से प्रभावित होकर 17 वर्ष की अवस्था में वो एंथस आ गए और जैसे एंथस आए उन्होंने जो प्लेटो की जो शिक्षण संस्थान अकादमी थी और उस अकादमी का मस्तिष्क बने आगे चलकर अरस्तु। तो निश्चित तौर पर प्लेटो अरस्तु से इतने प्रभावित हुए कि भविष्य में अकादमी का मस्तिष्क की संज्ञा दी अरस्तु को। तो निश्चित तौर पर जब हम ये कह सकते हैं कि जन्म 384 ईसा पूर्व मकदूनिया के तट पर स्टिगिरा नामक स्थान पर वह 17 वर्ष की अवस्था में प्लेटो से आकर्षित होकर एंथस आया और शिक्षण संस्थान अकादमी में प्लेटो की मृत्यु तक शिक्षण में अध्ययन किया, यानी 20 वर्ष तक प्लेटो अध्ययन किया शिक्षण संस्था में। और जब प्लेटो की मृत्यु हुई 322 ईसा पूर्व, तब प्लेटो 322 ईसा पूर्व प्लेटो की मृत्यु हुई। तो कहने का अभिप्राय यही है कि ये अरस्तु को अकादमी का अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन ये प्लेटो दूरदराज प्लेटो की वजह से प्लेटो को बनाना चाहते थे, लेकिन अरस्तु दूसरे स्टेट का दूसरे देश होने की वजह से इनको प्लेटो के भतीजे को बना दिया। तब वो दुखी होकर वापस अपने ही गांव अपने ही शहर में चले गए। जैसे ही शहर में गए और वहां की जो दुर्दशा थी वो देखने लायक थी। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो अरस्तु का जीवन काल था बड़े ही संघर्षों से रहा, लेकिन जब संघर्षों से रहा उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो को अरस्तु का गुरु के नाम से जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं अरस्तु के गुरु कौन थे? ये गुरु प्लेटो थे, प्लेटो के गुरु थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। तो निश्चित तौर पर प्लेटो की हम अध्ययन पद्धति के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो छात्रों आप सबको विदित होना चाहिए कि जो प्लेटो के अरस्तु के गुरु थे, आगे चलकर उन्होंने जो दर्शनवाद की जो शिक्षा दी उसमें प्लेटो को प्रथम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक विज्ञान के रूप में जाने गए, लेकिन इससे पहले हम प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है वो देखेंगे। अरस्तु की अध्ययन पद्धतियां, अरस्तु की अध्ययन पद्धतियां। तो छात्रों अरस्तु की अध्ययन पद्धतियां वैज्ञानिक, पहली पद्धति वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, तीसरी थी ये पहली, ये दूसरी, तीसरी थी आगमनात्मक, और चौथी हम कहेंगे कि तुलनात्मक, और चौथी कहेंगे तुलनात्मक। तो निश्चित तौर पर अरस्तु महोदय ने इन चार पद्धतियों का सामना किया अपने अध्ययन
अध्ययन के लिए। पहली अध्ययन पद्धति है वैज्ञानिक, दूसरी ऐतिहासिक, तीसरी है आगमनात्मक और चौथी है तुलनात्मक। तो वैज्ञानिक जो अध्ययन पद्धति है उसको हम आगे लेंगे, लेकिन इससे पहले हम ऐतिहासिक इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई है उन सभी का सार, इतिहास में जो भी घटना घटित हुई है उन सब का सार और भविष्य में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, इस प्रकार के निष्कर्षों के आधार पर ऐतिहासिक पद्धति निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष लेकर ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का सहारा लिया। उसी के बाद में ये जो निगमनात्मक पद्धति सरल से कठोर की ओर, लेकिन जो आगमनात्मक पद्धति है कठोर से सरल की ओर, इसमें वैज्ञानिकता का पुट दिया जाता है, इसमें तथ्य पर बल दिया जाता है और तुलनात्मक ये इनकी एक बहुत अच्छी शैली है। और जब उन्होंने नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया तो 158 विद्याओं का 158 संविधानों का सहारा लेकर अपनी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद अपनी पुस्तकों का वर्णन किया। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब अरस्तु तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों का सहारा लेकर 158 देशों के संविधानों को पढ़ा और 158 संविधानों को पढ़ने के बाद में अपनी पुस्तकें लिखी और उनकी जो पुस्तकें थी वो देखने लायक थी, पढ़ने लायक थी और एक वैज्ञानिकता की पुट मिलता है, उसमें एक क्रमबद्धता उनमें मिलती है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो अरस्तु महोदय थे, जिस प्रकार से प्लेटो निगमनात्मक पद्धति का, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धति का सहारा लेकर उन्होंने अपनी पुस्तकों का लेखन किया, लेकिन उनके विपरीत उनके ही शिष्य अरस्तु ने तुलनात्मक और आगमनात्मक और ऐतिहासिक और सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय वैज्ञानिक पद्धति जो एक क्रमबद्ध पद्धति थी, एक ही तथ्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला और उसके आधार पर उन्होंने एक अपनी जो पुस्तक थी उन पुस्तकों एक ही काफी पुस्तकें का अध्ययन किया और वो उन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने जैसे पॉलिटिकल नीति शास्त्र, एंथनी लॉज, इन पुस्तकों का अध्ययन किया और निश्चित तौर पर इन पुस्तकों में आगमनात्मक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से लेखन कार्य किया। तो हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक विज्ञान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। तो ये इनकी 4 पद्धतियां हैं, वो आप देख सकते हो। इसके बाद में हम कहेंगे जो अरस्तु महोदय है प्रथम वैज्ञानिक। अरस्तु महोदय को अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में, अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में। तो निश्चित तौर पर अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसने कहा? मैक्स ने कहा। मैक्स ने कहा अरस्तु प्रथम वैज्ञानिक विचारक हैं। मैक्स ने क्या कहा? मैक्स एक विद्वान थे, उन्होंने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक की संज्ञा दी। तो निश्चित तौर पर अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी? मैक्सी ने। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सी प्रथम वैज्ञानिक है, लेकिन प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहे जाने के कारण अब प्रथम वैज्ञानिक तो हमने मैक्सी ने बता दिया, लेकिन उसके जो निष्कर्ष है, उसके जो वैज्ञानिकता के कारण है, वो कारण कौन से हैं वो देखिए। आगे हम अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक बनने के कारण पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, वो
प्रथम वैज्ञानिक की संख्या थी? तो प्रथम वैज्ञानिक का पहला कारण है आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग। प्रथम वैज्ञानिक के कारण पहला है आगमनात्मक पद्धति। आगम तो छात्रों आगमनात्मक पद्धति से अभिप्राय यही है, आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत विचारक जो कुछ देखता है या जिन तथ्यों की खोज करता है उनका निष्पक्ष रूप से अध्ययन करता है। इनका निष्पक्ष जो भी देखता है तो इनका निष्पक्ष रूप से अध्ययन करता है। निष्पक्ष रूप से अध्ययन करता है। निश्चित तौर पर सारांश निकालते हैं तो इसको आगमनात्मक पद्धति ये हम कह सकते हैं एक कठोर से सरल की ओर जाती है। कठोर से सरल की ओर यानी विशिष्ट से सरल की ओर। तो निश्चित तौर पर आगमनात्मक पद्धति यही है, इसमें सारांश निकाला जाता है, बारीकी से अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि आगमनात्मक विधि के अंतर्गत विचारक जो कुछ देखते हैं या जिन तथ्यों की खोज करता है उनका निष्पक्ष रूप से अध्ययन करता है। इस अध्ययन के फलस्वरूप जो भी निष्कर्ष निकलता है उसमें वैज्ञानिकता होती है। इनके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलता है उसमें वैज्ञानिकता होती है, उसमें क्रमबद्धता होती है। तो निश्चित तौर पर एग्जाम्पल के हिसाब से हम कह सकते हैं कि उस समय प्रचलित जो संविधान थे 158 संविधान थे, उन 158 संविधानों का वर्णन किया और निष्कर्ष के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये राज्य निष्कर्षों के आधार पर राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आगमनात्मक पद्धति का अध्ययन करके 158 देशों के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया और वो एक क्रमबद्धता से अध्ययन करने के बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। दूसरा पॉइंट हम कहेंगे राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र से पृथक करना। तो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करना। राजनीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करना। तो निश्चित तौर पर यह वैज्ञानिकता का एक कारण यह भी बन जाता है कि राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र का अध्ययन अलग अलग रूपों में हम करते हैं, जिससे कि उसमें क्रमबद्धता आ जाती है। और जब क्रमबद्धता आती है तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु प्रथम विचारक थे जिन्होंने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को अलग किया। उनके अनुसार नीति शास्त्र स्वयं के हित में संबंधित है और राजनीति शास्त्र सार्वजनिक हित के संबंध में है। नीति शास्त्र स्वयं से संबंधित है और राजनीति शास्त्र सार्वजनिक। तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ अलग देखने को मिलता है और अरस्तु महोदय ने भी इसीलिए कहा कि नीति शास्त्र में स्वयं का अध्ययन किया जाता है और राजनीति शास्त्र में समाज और सार्वजनिकों का अध्ययन किया जाता है। समाज के हितों के लिए अध्ययन किया जाता है और सभी के हित के लिए अध्ययन किया जाता है। नीति शास्त्र में स्वयं के हित के लिए अध्ययन किया जाता है। तीसरा हम पॉइंट बताएंगे यथार्थवादी विचारक। देखिए यथार्थवादी विचारक
तीसरा प्रथम वैज्ञानिक कहने का एक कारण लॉजिक भी हो सकता है कि अरस्तु यथार्थवादी है, व्यवहारिकता में लागू करने वाले विचारक हैं। तो निश्चित तौर पर यथार्थवाद का अभिप्राय है वास्तविकता जो हकीकत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको व्यवहारिक में लागू करना। तो अरस्तु एक यथार्थवादी और व्यवहारिक विचारक है। अरस्तु ने अतिवादिता से बचते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। इसके द्वारा अरस्तु ने राजनीति और आर्थिक असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया। इसमें यथार्थवाद जो व्यवहारिकता में जो है जो सामने है उस सामने हकीकत को दिखाने का उन्होंने प्रयत्न किया। जब हकीकत है जो व्यवहारिक है उसको जनता के साथ लाने का कार्य किया तो निश्चित तौर पर यथार्थवाद है। इसमें आर्थिक और राजनीतिक जो असंतुलन की जो कार्य प्रणाली है उनको दूर करने का उन्होंने यथार्थ प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक बनने के कारण आगमनात्मक पद्धति इसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को अलग किया गया। राजनीति शास्त्र में सार्वजनिक पर बल दिया गया, नीति शास्त्र पर स्वयं पर बल दिया जाता है। यथार्थवाद जो व्यवहार में लागू किया गया। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। राज्य के पूर्ण सिद्धांत का राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। तो निश्चित तौर पर राज्य का जो सिद्धांत दिया गया, राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्धता को लागू किया गया। एक निश्चित सिद्धांत के द्वारा इसमें सिद्धि व सिद्धि पद सोपान द्वारा सिद्धांत को लागू करने का अरस्तु ने यथार्थ प्रयास किया। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं अरस्तु ही पहले विचारक हैं जिनके राज्य में पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध विवरण दिया है। राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास से लेकर इसका स्वरूप, संविधान सरकार निर्माण, नागरिकों की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता, क्रांति महत्व विषय का उन्होंने अध्ययन किया। और राज्य वर्तमान में जो अवस्था है राज्य की, उस राज्य की जो वर्तमान अवस्था है उस वर्तमान अवस्था को लाने के लिए उन्होंने क्रमबद्धता का जो सिद्धांत दिया। राज्य की उत्पत्ति है, राज्य का विकास कैसे हुआ है, राज्य के विकास में राज्य में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, उन सब का अध्ययन निश्चित तौर पर अरस्तु ने पहले ही किया और वो भी एक क्रमबद्धता के आधार पर। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक बनने के बहुत अनेक कारण है। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण अगला पॉइंट है संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। निश्चित तौर पर अरस्तु ने संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। उन्होंने संख्या के आधार पर, कार्य के आधार पर उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण किया। उन्होंने संविधान को 3 रूपों में व्यक्त किया। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहे तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो संविधान का जनक हम अरस्तु को कह सकते हैं। संविधान और राज्यों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया। संविधानों का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है और इसके लिए महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र अरस्तु का ऋणी है। तो निश्चित तौर पर जो राजनीति विज्ञान है अरस्तु का हमेशा के लिए ऋणी रहेगा, क्योंकि संविधानों का वर्गीकरण और राज्य का वर्गीकरण अरस्तु ने ही किया और उसके प्रथम वैज्ञानिक कहा गया। उसके बाद में नागरिकों की व्याख्या, नागरिकों की व्याख्या। तो छात्रों आपको विदित होगा कि नागरिकों की व्याख्या बाकी जो रजिस्ट्रेशन है जिसको मत देने का अधिकार है वो उस राजनीति में अर्थात उस राज्य का नागरिक
बन जाता है। लेकिन अरस्तु ने नागरिक की व्याख्या करने के लिए उन्होंने कहा कि राज्य में नागरिकों की जो संख्या है ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, एक निश्चित मापदंड होना चाहिए और निश्चित मापदंड के आधार पर श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। तो उन्होंने नागरिक की व्याख्या की, उसमें हम ये कह सकते हैं अरस्तु द्वारा नागरिकों की जो व्याख्या दी गई वह राजनीति शास्त्र के लिए बहुत सहायक है, आधुनिक नागरिकता की परिभाषा को निर्धारित करने में सहायक रही है। नागरिकता संबंधी विषयों के अध्ययन के लिए आगे चलकर विद्वानों ने अरस्तु के विचारों का आधार माना है। तो निश्चित तौर पर नागरिकों की जो व्याख्या की है, ना ज्यादा कम और ना तो ज्यादा ना कम, तो निश्चित तौर पर एक निश्चित मापदंड के आधार पर अरस्तु ने नागरिकों की व्याख्या की। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि कानूनों की सर्वोच्चता का प्रतिपादन, कानून सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है। तो निश्चित तौर पर अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक बनने का कारण यह है कि अरस्तु ने कानून को सर्वोपरि माना है और कानून से बढ़कर कोई नहीं है। तो इसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं अरस्तु परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। अरस्तु एक ऐसे शास्त्र की रचना करना चाहता है जिसके निर्धारित नियमों का अनुसरण करके आदर्श राज्य की स्थापना की जा सके। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन में विश्वास इसकी ऐसी धारणा जिसके आधार पर संविधानवाद का पिता भी कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर कानून सर्वोच्च है। इसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं सरकार के अंगों का निर्धारण, सरकार के अंगों का निर्धारण। तो निश्चित तौर पर अरस्तु महोदय ने वर्तमान में जो शासन पद्धति है, सरकार की जो 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो निश्चित तौर पर अरस्तु महोदय ने पहले ही कानूनों को सरकार को 3 अंगों में बांट दिया था और वर्तमान में ये सरकार के जो 3 अंग है वो अरस्तु महोदय की उपज है और हमेशा राजनीति शास्त्र और सरकारें और ये जहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो हमेशा अरस्तु महोदय की ऋणी रहेंगे। तो इसी कड़ी में हम कहेंगे अरस्तु ने सरकार के 3 अंग नीति निर्धारण, प्रशासनीय कार्य और न्यायिक कार्य का वर्णन किया। अरस्तु ने विभिन्न शासकीय अंगों के संगठन, कार्यक्षेत्र, शक्तियों के बारे में विस्तार से विचार किया। अरस्तु की यह खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत बना। इसी तौर पर मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया और इसी प्रकार शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और नियंत्रण का जो सिद्धांत वर्तमान में जो अमेरिका में है, जो सोवियत वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका जो सुपर पावर है वहां पर नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत विद्यमान है। उसी कड़ी में हम ये कहेंगे कि राजनीति पर भौगोलिक व आर्थिक प्रभावों का अध्ययन, राजनीति पर भौगोलिक व आर्थिक प्रभावों का अध्ययन, राजनीति पर भौगोलिक व आर्थिक प्रभाव का अध्ययन। तो निश्चित तौर पर वर्तमान में जो भौगोलिक दशा है, भौगोलिक जो स्थिति है और जो आर्थिक प्रभाव है उनका निश्चित तौर पर राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं अरस्तु को प्रथम राजनीति शास्त्र या प्रथम वैज्ञानिक है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि अरस्तु ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण तथ्य राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में अरस्तु का है। राज्य सागर तट के पास होना चाहिए ताकि विदेशों से व्यापार संबंध रखे जा सके। तो निश्चित तौर पर राजनीति भौगोलिक और आर्थिक प्रभाव का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। तो अरस्तु ने यह कहा कि जो भी नगर है, जो भी राज्य है वो समुद्र तट के किनारे हो, जिससे कि
व्यापार का आयात निर्यात हो सके और वहां पर बंदरगाह और तटों और जिसके माध्यम से वहां पर आयात निर्यात हो सके, जिसकी वजह से राजनीतिक और भौगोलिक आधारों पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु प्रथम वैज्ञानिक है। प्रथम वैज्ञानिक होने के कारण उन्हें हम दर्शाते हैं आगमनात्मक पद्धति, राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन, अलग अलग यथार्थवादी विचारक, राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण, संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण और नागरिकों की व्याख्या के बाद में राजनीति पर, भौगोलिक पर, आर्थिक प्रभाव का अध्ययन। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।